फोड़ता है। चलिए रेडी। सो वी आर स्टार्टिंग विद लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक्चुअल में क्या होता है, मैकेनिक्स हैज गॉट टू कंपोनेंट्स। वन इज ओल्ड अपना क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरी है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। व्हेन द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज are comparable to the velocity of light, then the whole laws change। ये जो हमारे अभी हैं ये वाले एक सब केस हैं, एक बहुत छोटा सा पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस है when velocity is very less compared to c। तो right now इसी में गॉडगिरी करते हैं और later we'll understand कि it was a particular case of a bigger picture। Mechanics we have done kinematics, now we are coming to dynamics। Dynamics में let's start with when you study the motion and its cause as well, यानी कि forces which are causing the motion, दोनों को आप study करेंगे, that is called dynamics। Newton's laws of motion, when are they applicable? When the velocities of the bodies are very small compared to the speed of light। हाँ, और अगर comparable है then ये नहीं apply। तो relativistic में क्या हो जाता है? Perfect। अब हम आ रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बोलिए। A body will continue to be in a state of rest or motion unless and until an external force is applied on it। Applied on a body until an external unbalanced force। unbalanced force। हाँ, सेकेंड लॉ। The force applied on an object is directly proportional to the acceleration and the mass of the rate of change in velocity। The external force applied on a system is equal to the rate of change of momentum of the system। Third law, every action has an equal and opposite reaction। to every action has equal and opposite reaction। If you remember, I have already earlier discussed with you some small funny examples। तो वो छोटी छोटी चीजें कि डस्ट पार्टिकल्स क्यों गिरते हैं जब हम किसी कंबल पे डंडे से मारते हैं। एक्सप्लेन। So the dust particles continue to be in dust। Blanket is in a state of ब्रेक motion। लगाने पे हम आगे क्यों गिरते हैं, Sir, स्टार्ट करने से हम पीछे क्यों गिरते हैं, ये सब समझ में आता है ना आप लोगों को। yes sir। तो न्यूटन लॉज में मैंने एक और थोड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि ये अगर मैं किसी भी चीज को खींचूं तो एक्शन जो मैं लगा रहा हूं फोर्स, रिएक्शन विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट। तो नेट फोर्स क्या हो जानी चाहिए, जीरो। यस और नो? Sir, but they are acting on different bodies। उसका लॉजिक और समझ लीजिए। उसका लॉजिक क्या है, अगर ये मोबाइल है, इस मोबाइल पे मैं इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगाऊं, इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगाऊं और दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं एंड दे आर एक्टिंग ऑन मोबाइल, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। और अगर मैं ये मोबाइल है और ये कुछ दूसरी बॉडी है, मैं इन दोनों पे, इस पे 10 न्यूटन इधर लगा रहा हूं और इस पे 10 न्यूटन इधर लगा रहा हूं, ठीक है ऐसे। सो अभी दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज हैं, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? They are different bodies। दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो अब यहां से इसलिए कभी भी एक्शन एंड रिएक्शन कभी भी कैंसिल नहीं होता है, बिकॉज एक्शन जो है, सपोज मैं दीवार को पुश कर रहा हूं तो मेरा जो एक्शन है वो फोर्स एक्ट कर रही है दीवार के ऊपर, और जो दीवार मेरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रही है वो फोर्स किसके ऊपर एक्ट कर रही है, मेरे ऊपर। तो जो फोर्स मेरे ऊपर लग रही है वो मेरा मोशन डिसाइड करेगी, और जो फोर्स वॉल के ऊपर लग रही है वो वॉल का मोशन डिसाइड करेगी। सो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। नाउ यहां से कॉन्सेप्ट शुरू होता है फ्री बॉडी डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट, कि भैया अगर कई बॉडीज हैं, दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, तो जब हमें उन 10 बॉडीज में से किसी एक पर्टिकुलर बॉडी को स्टडी करना है तो हमें कौन सी फोर्सेस चाहिए, ऑल द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन That दैट बॉडी। वो जो दूसरों पे लगा रही है वो वाली फोर्सेस नहीं चाहिए। आर यू क्लियर विद दैट? Yes sir। चलिए, अगर इतना समझ में आता है, दैट व्हेन यू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दैट बॉडी एंड यू मार्क ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, दैट डायग्राम इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। और अब हम फ्री बॉडी डायग्राम सीख रहे हैं कैसे बनाते हैं। सिंपल सा केस मैं करके दिखाऊंगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको करने के लिए क्वेश्चन दूंगा, आपको अटेंटिवली देखना है। ये एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है टेबल पे रखे हुए हैं,
कैन यू टेल मी व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक? जी की वैल्यू आप 10 बोल सकते हैं, 10. हाँ, टेबल इज एट रेस्ट, इसकी एक्सेलरेशन क्या है? ये 0 हो गई एक्सेलरेशन, राइट? एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? नाउ इफ आई वांट टू फाइंड ऑल द फोर्सेस, इफ आई टेल यू कि सारी फोर्सेस मार्क करिए और फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए M1 का, तो उसका मतलब है कि यू हैव टू मार्क ऑल द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन M1. सो लेट्स सी व्हाट ऑल आर द फोर्सेस. एक दो नीचे लग रही होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितनी है? M1G. देन देयर विल बी अ कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज. ये फोर्स होगी, ये इसे व्हेनेवर टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट दे पुश ईच अदर. इसे नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं. नॉर्मल मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस. तो ये वाली बॉडी इसको ऊपर पुश कर रही है और ये वाली बॉडी इसे नीचे पुश कर रही है. दे आर इन कांटेक्ट. कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स और रिएक्शन फोर्स, कॉल इट एनी नेम. हाँ, ऐसे ही और फोर्सेस बताइए और क्या होंगी? इसके ऊपर भी लगेगी एक ग्रेविटेशनल फोर्स M2. Yes, sir. M2G. Or normal force. Sir, normal force is the table. From the table. यस, बिटवीन द टेबल एंड दिस. थोड़ी देर में गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा. प्लीज बी विद मी. डोंट थिंक ये बहुत ट्रिवियल चीज पढ़ा रहे हैं. थोड़ी ही देर में मैं इस डोमेन से टेस्ट करने लगूंगा आपको. N2 इज द एक दूसरे पे एक्शन रिएक्शन इन दोनों ने लगाया. सो दीज आर द फोर्सेज विच आर एक्टिंग. आर यू क्लियर? आ रहा है समझ में? Yes, sir. Now, first thing is, let's draw the free body diagram of each. When I want to draw the free body, why am I interested in drawing the free body diagram of M1 or M2? Because the motion of M1 will depend on the force acting only on M1 and not on the Right. other objects. So, इसलिए we want to draw M1 and see all the forces acting on it, और वो डायग्राम को हम बोलेंगे उसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया. और उसका रीजन ये है कि जब भी हमें M1 का मोशन स्टडी करना है, वी हैव टू टेक कंसीडर ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन M1. नाउ सो जब मैं M1 को ड्रॉ करूंगा फ्री बॉडी डायग्राम, तो ध्रुव मुझे बोलेगा कि मुझे कौन कौन सी फोर्सेज मार्क करनी है. M1G. एक तो M1G नीचे लग रहा है और N1G करना. N1 भी लग रहा है. कौन सा N1 लूं, ये वाला या ये वाला? ऊपर वाला. ऊपर. जो ऊपर लग रहा है. यस, ये वाला. नीचे वाला क्यों नहीं ले रहा हूं मैं? ये क्यों नहीं ले रहा हूं अभी? M2. यस, क्योंकि वो M2 के ऊपर लग रहा है, वो M2 के फ्री बॉडी डायग्राम में आएगा. ये हो गया हमारा M1 का फ्री बॉडी डायग्राम. नाउ इफ आई वांट टू राइट द इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में, व्हाट इज द फोर्स इक्वेशन? देखिएगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. ये तो न्यूटन सेकंड लॉ पता ही है. एक्चुअल में वो रॉन्ग है. F इज इक्वल टू ma इज नॉट न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ इज F इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब आप लिखेंगे तो इट विल बी, मोमेंटम इज, देख लीजिएगा इसे, समझ लीजिए क्विकली. मोमेंटम इज mv, और इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट विल बी m dv by dt plus v dm by dt, right? So dv by dt is acceleration. So force is equal to mass into acceleration only in which case? When mass is constant with time. Constant. अगर mass भी variable हो जाए, then you don't say f is equal to That will ma. be speed. That will be when the object is nearest speed of light. Yes, yeah. No, 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 no. No, 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 no. Even if the velocity of the object is small, if its mass is changing, ये जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम भी हो ना. अगर उसका मास चेंज हो रहा है, इन दैट केस आल्सो यू हैव टू अप्लाई दिस. Sir, how can the mass change continuously? मास चेंज कैसे हो सकता है? एक कंटेनर है, उसमें से पानी लीक हो रहा है, तो उसका मास चेंज नहीं हो रहा है. बोलिए बेटा, उसमें एक होल कर दूं, उसमें से पानी लीक हो रहा है, तो उसका मास चेंज हो रहा है. विल डू सच क्वेश्चंस. वेट, वील डू वेरिएबल मास क्वेश्चंस. तो इसमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की जरूरत नहीं है. रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स में भी यही लगाएंगे, नॉर्मल वालों में भी यही लगाएंगे. लॉजिक तो यही है. लेकिन अगर मास कांस्टेंट हो जाए तो हम श्योरली बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू ma. अगर मास वेरिएबल है सिस्टम का,
तो ये लॉजिक लगेगा चाहे वेलोसिटीज कम भी हो. Are you clear? Because Newton's second law is external force acting on a system is equal to rate of change of up. So if I ask you, Newton's second law says F is equal to ma, right or wrong? Only if the mass is constant. Exactly. In general, it is rate of change of linear momentum, which is external force. Good.